नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, आपके बाल विकास की जो 2 क्लासें हो चुकी थी, आज उससे आगे हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे बाल विकास की। तीसरी क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं और शिक्षा की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा और शिक्षा का आरंभ है ना। तो आगे आपकी जो क्लास हो चुकी थी उससे आगे हम ये क्लास पढ़ेंगे, है ना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, मैंने आपको अगली क्लास में बताया था शिक्षा के बारे में, शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब इसमें देखते हैं शिक्षा। देखिए, 2 प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा, है ना। देखिए, औपचारिक शिक्षा में बालक को शिक्षक पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाता है। और अनौपचारिक शिक्षा में बालक घर या परिवार से, कहाँ से? घर से या परिवार से ये शिक्षा ग्रहण की जाती है। देखिए, औपचारिक जो शिक्षा है, यह शिक्षा बच्चे को 5वीं क्लास के बाद मिलती है ना। यह आंगनवाड़ी में भी शुरू कर देते हैं हम इसको देने वाला शिक्षक होता है और प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी होता है ना। लेकिन यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है, इस शिक्षा की एक लिमिट होती है। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, ये बच्चे के जन्म से लेकर, या ये भी कह सकते हैं हम गर्भधारण से लेकर, जब से गर्भधारण हुआ तब से लेकर मृत्यु अंत तक ये शिक्षा चलती रहती है। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा बालक के माता पिता, परिवार, दोस्त, आस पड़ोस या रिश्तेदार या आपका खेल के मैदान, ये शिक्षा व्यक्ति कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन औपचारिक शिक्षा में केवल शिक्षक ही माध्यम होगा और एक अनुशासन होगा, अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में अनुशासन नहीं होता है, जैसे चाहे बच्चे वैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि शिक्षा के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा और क्या क्या बताया शिक्षा के बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ थोड़ी सी परिभाषा। 1-2 मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा के बारे में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध परिभाषाएं दी हैं। देखो, शिक्षा के बारे में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेंडसन। जो फ्रेंडसन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है। किसने कहा? शिक्षा के बारे में फ्रेंडसन ने कहा है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करे। किसका कल्याण करे? व्यक्ति का भी कल्याण कर दे और समाज का भी कल्याण कर दे। वो क्या है? शिक्षा है। किसका कल्याण करना है? समाज का और व्यक्ति का कल्याण करना है। शिक्षा पद्धति कैसी होना चाहिए? जो हमारे समाज का और व्यक्ति का क्या कर दे? निर्माण कर दे, विकास कर दे, वैसे शिक्षा होनी चाहिए। तो कौन कहता है? ये फ्रेंडसन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद आपको ऐसे रखना है। देखिए, फ्रेंड ऐसे बनाना है जो समाज और व्यक्ति का कल्याण करे। कैसे फ्रेंड बनाना है? जो समाज और व्यक्ति का कल्याण कर दे।
ऐसे आप फ्रेंड बनाइए, है ना। तो आगे देखिए, शिक्षा के बारे में जो अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं वो शिक्षा के बारे में बताते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है डम्बेल। डम्बेल महोदय कहते हैं व्यक्ति द्वारा शिक्षा व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली एक प्रक्रिया है। वह सामाजिक प्रक्रिया और उसके समाज के संपूर्ण स्वरूप के कार्यों को पृथक करती हैं, है ना। देखिए, इसमें डम्बेल की थोड़ी सी परिभाषा एक और दूसरी बताते हैं। शिक्षा वह है जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु अंत तक प्रभाव डाले। सीधी सी परिभाषा डम्बेल ने यही दी है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु अंत तक जिसका प्रभाव पड़ जाए वो क्या है, शिक्षा है। कहां से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु अंत तक जिसका प्रभाव पड़ता है वो क्या है, शिक्षा है। कौन कह रहा था, डम्बेल कह रहा था। तो हमको इसको ऐसे याद रखना है, जब डब सावन लगाएंगे तो कहां से, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका प्रभाव रहे। जन्म से लेकर कहां तक रहे, मृत्यु तक उसका प्रभाव रहे तो क्या कहलाती है, शिक्षा। तो याद आपको ऐसे करना, डंप सावन लगाएंगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका प्रभाव रहेगा। आगे देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता किसने दी थी पहले पता है आपको। श्रीमद् भगवत गीता, ये हम ये कहें कि हमारा धर्म कौन सा है तो हिंदू धर्म, हमारा धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म का जो प्राचीन नाम था वो नाम क्या है, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म हमारा इसका प्राचीन नाम था। और इस धर्म के जो संस्थापक थे वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने इस धर्म की स्थापना की और इस धर्म को आगे बढ़ाया। और उसी में हमारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता, और श्रीमद् भगवत गीता में शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के आत्म का ज्ञान करा दे। किसका ज्ञान करा दे, आत्म का ज्ञान करा दे, या आत्मा का ज्ञान करा दे, आत्मा का ज्ञान करा दे। और एक विराट पुरुष का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान करा दे, आत्मा का ज्ञान करा दे और मनुष्य के विराट स्वरूप का ज्ञान करा दे। किसका ज्ञान करा दे, विराट स्वरूप का, विराट स्वरूप का ज्ञान करा दे, ज्ञान करा दे। वह क्या है, शिक्षा है। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है कि शिक्षा वह जो व्यक्ति के, श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था कि शिक्षा वह जो व्यक्ति के आत्मा का ज्ञान कराए, है ना, और उसके अंदर जो छिपा हुआ मनुष्य है वो विराट मनुष्य का ज्ञान करा दे, वह क्या हमारी शिक्षा है। आगे देखिए, उपनिषद में कहा गया है, किस में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया, उपनिषद में कहा गया है शिक्षा वह, देखिए सा विद्या में मुक्ति लिखा है, सा विद्या विमुक्ति। विद्या के बिना मनुष्य क्या है, पशु के समान है। किस में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है कि सा विद्या विमुक्ति। विमुक्ति यानी विद्या से विमुख होकर व्यक्ति किसके समान हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। मानव की अंतर्निहित, मानव की जो अंतरात्मा, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये व्यक्ति अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण निहित हो जाए या अंतर्निहित पूर्णता प्राप्त हो जाए, वो क्या है, हमारी शिक्षा है। कौन कह रहा है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने कहा है, इधर लिख देता हूं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि विद्या वह है, विद्या वह है जो व्यक्ति के आत्म का विकास कर दे
मस्तिष्क का विकास कर दे और शरीर का विकास कर दे, ये तीनों चीजों का विकास कर दे, तो वह क्या है? शिक्षा है। कौन कह रहा था? महात्मा गांधी जी कह रहे थे, है ना। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा 3 प्रकार से होती है। एक व्यक्ति के आत्मा का विकास भी हो जाए, शरीर का विकास हो जाए और इस मस्तिष्क का भी विकास हो जाए, तो वह क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना। तो ये शिक्षा की क्या हो गई हैं? परिभाषाएं हो गई हैं। अब आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान के बारे में। देखिए, जहां आपको समझ में नहीं आए तो अभी 2 या 3 दिन के बाद हमारी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप उसमें डाउट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि समझ में नहीं आए तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप पे भी आप डाल सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो कैसे भी करके अपने क्वेश्चन कर सकते हो। अगला जो पार्ट आता है वो आपका क्या आता है? मनोविज्ञान। शिक्षा से बात कंप्लीट। अब आती है मनोविज्ञान की। देखिए, अगर मैं मनोविज्ञान को 2 भागों में तोड़ देता हूँ, किस में तोड़ देता हूँ? 2 भागों में तोड़ देता हूँ, मन प्लस विज्ञान कर देता हूँ। क्या कर दूँ? मन प्लस विज्ञान, है ना। देखिए, मनोविज्ञान उसको कहते हैं, वह विज्ञान जो मन के बारे में जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। और मनोविज्ञान पूरा आधारित है किस पर? मन पर आधारित है। इस मनोविज्ञान में पूरा मन पर आधारित कार्य करता है। जो भी मनोवैज्ञानिक हुए वो मन पर कार्य किया उन्होंने, है ना। देखिए, पहले मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से होता है पहले ये जान लीजिए आप, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है प्राचीन काल से हुआ है। पहले प्राचीन काल में मनुष्य कैसा था? पशु के समान था। उसको बोलना नहीं आता था और खाना भी नहीं आता था, कच्चा भोजन आहार करता था। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति बढ़ती, वस्त्र विहीन होकर जंगलों में रहता था। लेकिन व्यक्ति 2 चीज़ों से उस समय विचलित होता था। पहली जो समस्या उसके सामने आती थी वो जो समस्या थी कि प्राकृतिक आपदाओं का आना। दूसरी जो समस्या थी मन में स्वप्न आना। अब व्यक्ति उस प्राचीन काल में तो व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं से तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता था, बाद में एडजस्ट कर लेता था। लेकिन मन में जो विचार चल रहे हैं, जो सपने आ रहे हैं, जो हमारे जो सपने होते हैं जो व्यक्ति को बार बार परेशान करते हैं, वो सपनों के आने के कारण यहाँ से मनोविज्ञान का जन्म होता है। सपने क्यों आते हैं मैंने आपको भी बताया था, बहुत पहले भी आप लोगों की जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था मैंने, और आपके जो ऑफलाइन क्लासें होती थी उसमें भी बताया था सपने आने का कारण क्या होता है। देखिए, जब कोई बात हम पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या हमें कोई भी चीज़ बहुत प्यारी लगती है, उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो जो सारी बातें हैं वो कहाँ चली जाती हैं? हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। जब अचेतन मन में ये बातें पहुँच जाती हैं तो धीरे धीरे हम अपनी बातों को दबाते चले जाते हैं। कोई भी चीज़ है जो हमें बहुत प्यारी लगती है या हम जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या कोई भी वस्तु है जो हमें इतनी प्यारी लगती है हम जिसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिलती है, तो ये हम उस चीज़ को दबा कर रखते हैं। ये दमन वाली जो इच्छाएँ होती हैं, जितनी भी इच्छाएँ होती हैं जो दब जाती हैं, वो जो मृत इच्छाएं होती हैं, मरी हुई इच्छाएं होती हैं, वो सभी अचेतन मन में चली जाती हैं, है ना। हमारे 3 प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन मन में व्यक्ति पूर्ण रूप से चेतना में रहता है और अर्धचेतन मन में व्यक्ति अपूर्ण चेतना में रहता है, थोड़ा वो जागृत रहता है और अपना कार्य करता है। लेकिन अचेतन में व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान होता है, मृत होता है और अपनी क्रियाओं से विहीन होता है ना। तो जो भी हमारी क्रियाएं हैं, जो हम दमे की इच्छाएं, वो कहाँ चली जाती हैं? अचेतन में। या तो व्यक्ति नशे में होगा या फिर व्यक्ति को उसके चेतना में नहीं होगा, है ना। तो ये जो हमारी क्रियाएं वो कहाँ निकल कर आती हैं? जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो सपने में निकल कर आती हैं। जो भी आप बात दबा लेते हो, जिनका आप दमन कर लेते हो, वो रात में स्वप्न के रूप में बाहर निकल कर आती हैं। जब स्वप्न के रूप में बाहर निकल कर आती हैं तब हम कहते हैं कि भाई हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये कैसे आया? अरे भैया, आप उस चीज़ को भूल गए हो, लेकिन हमारा अचेतन मन उस चीज़ को नहीं भूला है। अचेतन मन जब नहीं भूला है तो वो सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं? सपने में आ रहे हैं। जब सपने में आते तब पता चलता है कि हाँ, ये भी बात हमने कभी सोची थी, और कई बातें हम भूल भी जाते हैं। तो व्यक्ति की मृत इच्छाएं कहाँ पहुँच जाती हैं? अचेतन में पहुँच जाती हैं।
है ना, उस अचेतन मन का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। देखिए अब मनोविज्ञान को एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, यह दार्शनिकता का जो जन्म करने वाले थे वो थे हमारे कौन से, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। अरस्तु का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अरस्तु ने एक विधि दी थी, आपको याद हो मैंने बताया था, आगमन विधि दी थी। कौन सी विधि दी थी, आगमन विधि। खैर ये विधियां हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये विधियों का जब चैप्टर आएगा तो तब हम पढ़ते जाएंगे ना। अभी देखिए अरस्तु का क्या कार्य। अरस्तु कहता था कि शिक्षा ऐसे होनी चाहिए। अरस्तु के पहले तो अरस्तु कहता था कि शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो अलग अलग हो। कैसे हो, अरस्तु का जो मानना था, अरस्तु का मानना था कि अलग अलग शिक्षा हो। कैसी हो, अलग अलग हो, है ना, अलग अलग शिक्षा हो, अलग अलग विधियां हो, अलग अलग क्या होना चाहिए, विधियां होना चाहिए, है ना, और शिक्षा स्वतंत्र होना चाहिए, शिक्षा स्वतंत्र, है ना, ये अरस्तु कहता था। अब देखिए मनोविज्ञान में भी वही, पहले अरस्तु को समझ लिया। अरस्तु का कहना था कि शिक्षा अलग अलग होना चाहिए। कैसे अलग अलग होना चाहिए कि यदि व्यक्ति को मान लो व्यावसायिक शिक्षा चाहिए तो उसको व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए तो उसको आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, है ना। अगर व्यक्ति को नैतिक शिक्षा चाहिए तो उसको नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। ये अरस्तु कहता था। इस तरह से अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए, ये अरस्तु का कथन था, है ना। और कहता था जब ये अलग अलग शिक्षा दे रहे तो अलग अलग विधियां भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब अलग अलग विधियां होंगी तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बोझिल नहीं होना चाहिए, शिक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए। कौन कहता था, अरस्तु कहता था। अरस्तु एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। कौन था, दार्शनिक था। और मनोविज्ञान का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, दर्शन शास्त्र है। क्या है, दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान का जो प्राचीन नाम है वो दर्शन शास्त्र है। क्या है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र किसका प्राचीन नाम है, मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या है, दर्शन शास्त्र है ना। और दर्शन शास्त्र के जो जनक होते हैं वो कौन है, अरस्तु है। दर्शन शास्त्र के जनक कौन, अरस्तु। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है, अरस्तु से होता है। अब देखिए अरस्तु ने ही कहा था कि मनोविज्ञान वो है आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु क्या बोला था, अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कौन बोला था, अरस्तु। अरस्तु के साथ एक दो तीन मनोवैज्ञानिक और थे। एक मनोवैज्ञानिक और था रुडोल्फ गोयकल, है ना। ये मनोवैज्ञानिक था किसके साथ, अरस्तु के साथ। और एक ड्रेकाले भी था, ड्रेकाले भी था, है ना। ये भी मनोवैज्ञानिक था। अब देखिए अरस्तु के साथ साथ इन लोगों ने कार्य किया। और भी एक दो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीधी सी बात इन्होंने ये कहा कि एक गैरेट भी था। कौन था, गैरेट। ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो 16वीं शताब्दी के थे। 16वीं शताब्दी के थे। और 16वीं शताब्दी में इनने कह दिया था मनोविज्ञान किसका है, आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। अरस्तु कह रहा था 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान है, लेकिन रुडोल्फ जो था वो मनोवैज्ञानिक, उसने कहा था कि सबसे पहले इसने एक पुस्तक विकसित की थी जिसका नाम मैं लिख देता हूं, साइकोलाइसिस
जिया लाइजिया, है ना। ये मनोविज्ञान की सबसे प्रथम पुस्तक है। ये 1590 में लिखी गई, 1590 में। और 1590 में, और लिखने वाला कौन था? रुडोल्फ था। 1590 में जब इसने पुस्तक लिखी तब इसने ये कहा था, पुस्तक में ही सबसे पहले इसने प्रयोग किया था किसका? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द आया वो किसकी पुस्तक से आया? साइकोलॉजी। किसकी? रुडोल्फ की पुस्तक थी। इसमें से ये मनोविज्ञान आया और मनोविज्ञान को इसने आगे बढ़ाया। किसने? रुडोल्फ गोएकल। इसने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब 16वीं शताब्दी आई तो अरस्तु का काल आया और अरस्तु ने इसको आगे बढ़ाया, है ना। धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर कौन आया? गैरेट आया। गैरेट कहता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। या इसी गैरेट ने ही मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या क्या कहा? साइकोलॉजी कहा। साइकोलॉजी, चलिए, है ना। साइकोलॉजी किसने कहा? गैरेट ने कहा। और गैरेट बोला था कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक साइकी और दूसरा लोगस, है ना। अब साइकी का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चलती रही। जैसे 16वीं शताब्दी का अंत हुआ तो इस परिभाषा को नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? क्योंकि इसमें कहा गया कि भाई आत्मा का तो अध्ययन कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा हम देख नहीं सकते हैं। आत्मा का कोई रंग रूप तो है नहीं, आत्मा दिखाई नहीं देती है, ये अमूर्त है। अमूर्त होने के कारण इस भाषा को नकार दिया गया। किस भाषा को? आत्मा का विज्ञान को नकार दिया गया कि इस पर हम कोई सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं हो सकता। क्या आप देख सकते हो आत्मा को? नहीं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ये शरीर को चलाने वाली जो सत्ता होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा अगर किसी व्यक्ति की निकल जाए तो दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है ना। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर कार्य करती है और शरीर के अंदर रहती है। आगे देखिए, जैसे 16वीं शताब्दी का अंत हुआ, अगली कौन सी शताब्दी आई? 17वीं शताब्दी आई। जैसे 17वीं शताब्दी का आरंभ होता है तो इस परिभाषा को नकार कर क्या परिभाषा बन जाती है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। जब मन और मस्तिष्क का विज्ञान जो कहने वाले थे वो इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इटली के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा कि जो शिक्षा है वो कैसी है? मन और मस्तिष्क की शिक्षा है। सॉरी, मनोविज्ञान कैसा है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। किसी के मन का अध्ययन करना या किसी के मस्तिष्क का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता था। लेकिन फिर इसके बाद जब इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोनोजी ने ये बात कह दी, फिर इस पर भी रिसर्च हुई। कहा गया चलो इसको देखते हैं। जब आत्मा को नहीं समझ सकते तो मन को कैसे समझ सकते हो? किसी के मन को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। ये बात कब की चल रही थी? ये 17वीं शताब्दी में कार्य हो रहा था। जैसे इस बात को नकार दिया गया तो फिर दूसरी बात कौन सी खुलकर आई? दूसरी बात जो आई वो चेतना का विज्ञान के रूप में आई। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान में जो कहने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम वुंट थे, जेम्स सिल्ली थे। ये 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी है ना। विलियम वुंट।
जेम्स सेल्ली है ना। ये लोग और भी एक दो मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान, धीरे धीरे इस पर भी काम किया गया, लेकिन चेतना को भी देखा नहीं जा सकता है। किसको? चेतना को भी नहीं देखा जा सकता। जब चेतना को नहीं देख सकते तो इसका भी अध्ययन नहीं कर सकते, तो यहाँ भी इस बात को नकार दिया गया। अब बात आती है ना, अब आती है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का, देखिए व्यवहार का विज्ञान में वुडवर्थ कार्य कर रहा था, और वुडवर्थ के साथ एक दो मनोवैज्ञानिक और भी थे। लेकिन इसमें जैसे ये आधुनिक युग आया और व्यवहार का विज्ञान इसको कहा गया, व्यवहार के विज्ञान में ये पता चला कि व्यवहार का तो हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार पशुओं का और मनुष्यों का अलग अलग होता है। मनुष्य अलग तरह से व्यवहार करता है और पशु अलग तरह से व्यवहार करता है। लेकिन प्यारे भाइयों, आज के युग में तो मनुष्य तो पशुओं से भी गिर चुका है। कौन किसका ये भी पता नहीं चलता है। थोड़े समय के लिए सब ठीक है, उसके बाद सब इधर का उधर करने लगता है ना। तो आप सबसे बस यही निवेदन करूंगा मैं कि बस एक व्यवहार बनाओ जिसका बिल्कुल तार तार आपको एक दर्पण की तरह कार्य करे। देखे कि हाँ, व्यक्ति की छवि अच्छी है। ऐसा नहीं कि पल में इधर और पल में उधर, ये चीज़ गलत हो जाती है ना। व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, और व्यवहार के कारण ही, बिहेवियर के कारण ही व्यक्ति की पहचान होती है, और उस पहचान से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। यदि आपका व्यवहार गलत होगा तो समाज आपको नकार देगा, और समाज आपके व्यवहार पर कार्य करता है। ठीक है ना। तो पशुओं में और मनुष्यों में अंतर था, और इस बात को समझा गया, किसको? व्यवहार को, और धीरे धीरे इस पर कार्य किया गया। तो इसमें जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे वो आपके वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने कहा, और वाटसन भी आया था, है ना। तो वाटसन को ले लेते हैं। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कौन कहता है? वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार। किसी के व्यवहार का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। किसी के व्यवहार को अध्ययन में लाना वो क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। आगे देखिए वुडवर्थ क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं। अच्छा, वुडवर्थ ने कौन सी विधि दी थी पता है आपको? वुडवर्थ ने कौन सी विधि दी थी पता है? प्रश्नावली विधि। ठीक है ना। एक परिभाषा और ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास हम कल करेंगे, है ना। देखिए वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वातावरण के संबंध में किसकी? व्यक्ति की क्रियाओं का। कौन से? वातावरण के अध्ययन में किसकी क्रियाओं का? व्यक्ति की क्रियाओं का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन है ना। किसने कहा था? ये कौन कह रहा था? वुडवर्थ कह रहा था। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। आगे की जो आपकी कल की क्लास होगी इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। हर दिन धीरे धीरे हम लोग क्लास बाय क्लास आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते प्यारे बच्चों।